प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड में किस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिए और कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे अपने डाउट को सेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द सेट ऑफ फिजिकल फेनोमेना एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ मैटर दैट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये कैसे जनरेट होता है और हमारे घर तक ये कैसे पहुंचता है। आप अगर अपने डे टू डे लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखें कि क्या क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो आपको काउंटलेस डिवाइसेस मिल जाएंगे दिन भर में। जो कि सुबह में आप देख लीजिए, आप अगर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, बल्ब ऑन कर रहे हैं, फैन ऑन कर रहे हैं, गीजर ऑन कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अगर प्ले कर रहे हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम चलाते हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाते हैं, तो उसमें हम दो तरह के करंट को यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम देखेंगे कि दो तरह के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। एक हो गया आपका डीसी, जो कि हो गया डायरेक्ट करंट, दिस इज डायरेक्ट करंट। एंड सेकेंड वन इज एसी, इसको हम एसी बोलेंगे, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि आप मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब को चार्ज करने के लिए आप डीसी करंट सप्लाई यूज करते हैं। और डीसी यहां पर देखिए, जैसे आपके पास ये दिस इज योर चार्जर, तो ये चार्जर करता क्या है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है, जिससे ये क्या होता है, आपका एसी करंट डीसी में कन्वर्ट हो जाता है और डीसी करंट से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, लैपटॉप वगैरह को चार्ज करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डीसी करंट का एक सोर्स हम ले लेते हैं, दिस इज लाइक अ बैटरी। ये एक बैटरी हो गया और इसमें देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज हियर नेगेटिव पार्ट। तो इस बैटरी को हम डीसी सोर्स कह सकते हैं यहां पर। और यहां पर देखते हैं कि दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कहने के पीछे रीजन है कि ये जो करंट होगा एक इस तरह से ग्राफ अप डाउन ग्राफ बनाते हुए आगे बढ़ेगा। कुछ मोमेंट के लिए ये पॉजिटिव होगा, कुछ मोमेंट के लिए नेगेटिव, फिर कुछ मोमेंट के लिए पॉजिटिव फिर नेगेटिव। बट डायरेक्ट करंट हमेशा क्या होगा, इट इज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ये ऊपर होगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये आपके पास क्या है, ये आपका स्विच है। कुछ इस तरह से हम स्विच को यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्ले करने के लिए। फिर ये हमारे पास कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दिस इज योर ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कई साइज के होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर छोटे होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर बड़े होते हैं। यहाँ पर एक वायर इसका टूट गया है, दिस इज हियर। दो आपका आउटपुट होता है और दो इसमें इनपुट होता है। हालांकि इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये बेसिक लेक्चर है और ये स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए जरूरत है इस टॉपिक को समझने का। तो 10th क्लास में स्पेशली हम लोग बात करेंगे डीसी करंट पे। केवल हम लोगों को यहाँ डीसी करंट को समझना है, डीसी करंट होता क्या है। तो यहाँ हमने बात किया कि डीसी करंट का मतलब हो गया, दिस इज डायरेक्ट करंट। तो याद कीजिए, जब आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से इस तरह का बैटरी ले आते हैं, ये मान लिया आपने बैटरी ले आया, ये इस तरह का बैटरी है। तो ये जब कंपनी आपको बैटरी बनाकर दी और इसको रैपर से निकालने के बाद मान लिया ये इस तरह का बैटरी आपके पास निकला है, तो इस बैटरी को हम यहाँ रफली ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज हियर बैटरी, ये आपका बैटरी है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव टर्मिनल बोलने का मतलब है कि कंपनी इसको क्या की, इस बैटरी में यहाँ नेगेटिव पार्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्युमुलेट करके रख दिया गया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरह से इसको रोका गया है और सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्युमुलेट करके रखा हुआ है। जैसे इसके हम
इस बैटरी में हम किसी वायर को कनेक्ट करते हैं। मान लिया ये वायर कनेक्ट किए और यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं। लेट दिस इज हियर बल्ब। तो जैसे ही बल्ब को लगाए तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा और इलेक्ट्रॉन तब तक दौड़ना शुरू करेगा जब तक कि दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन जब बराबर हो जाता है दोनों साइड में तो इस समय हम बोलते हैं कि ये बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गया पूरी तरह से। और जब ये इलेक्ट्रॉन सारा एक्युमुलेटेड है यहाँ पर, तब हम बोल रहे हैं कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज है, यानी कि उस समय इसका वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट हम बोलते हैं। यही वो कॉज है जिसके कारण आपको करंट इफेक्ट की तरह दिखता है। दैट मीन्स वोल्टेज जो है यानी पोटेंशियल जो है, दिस इज द कॉज। ये क्या है, आपका कॉज है, दिस इज कॉज। और करंट क्या है, उसका इफेक्ट है। करंट इज इफेक्ट। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वाटर के फ्लो करने के लिए हाइट डिफरेंस चाहिए, आपका हीट फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, ठीक उसी तरह से करंट के फ्लो करने के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन का यही अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पोटेंशियल को क्रिएट करता है। बाद में हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल है क्या, उसका डेफिनेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वो बनाएंगे। यहाँ लेकिन हम लोग को समझने के लिए हमने ये फिगर को ड्रॉ किया है और बैटरी को सर्किट में हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव। ये बड़ा वाला जो लाइन है दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। ये बड़े वाले वर्टिकल लाइन को हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, हायर पोटेंशियल, एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। ये लोअर पोटेंशियल हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर दिया तो यहाँ एक खास बात है जिसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर ये है तो करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां हम लोग देखेंगे बच्चों कि चार्ज के फ्लो करने के रेट को हम करंट कहते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम विद्युत धारा भी कह सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, Q/T। और Q जिसको हम चार्ज को कूलम से डिनोट करते हैं, दिस इज कूलम इसका यूनिट है, एंड दिस इज पर सेकेंड, और इसी को हम एम्पेयर भी बोलते हैं, दिस इज एम्पेयर। करंट का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q/T। सो Q इज इक्वल टू व्हाट, I/T, दैट मीन्स एम्पेयर सेकेंड। इसके यूनिट को क्या लिखेंगे, एम्पेयर सेकेंड, और कूलम या कूलम भी लिख सकते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि मटेरियल कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो मटेरियल के बारे में हम लोग देखते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट वन इज योर कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, दिस इज इंसुलेटर, एंड दिस इज सेमीकंडक्टर। ये आपका सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर जिससे करंट पास कर सकता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही क्या है, चार्ज कैरियर है। तो यहां पर हम कंडक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं। दिस इज मेटल्स लाइक सिल्वर, सिल्वर हो गया। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज योर हीट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन सिल्वर यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली है, इसीलिए हम लोग सिल्वर के बजाय कॉपर को यूज करते हैं। एंड कॉपर, दिस इज ऑल्सो द कंडक्टर, एंड लगभग सारे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। हियर इंसुलेटर, इंसुलेटर में फ्री आयंस लगभग नहीं के बराबर होते हैं, और ये जो होता है आपका करंट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होने नहीं देता है, पास होने नहीं देता है। लाइक रबर, यहां पर हम बोल सकते हैं रबर है। लाइक प्लास्टिक, ये प्लास्टिक हो गया। तो इस तरह का जो भी सब्सटेंस है जिससे करंट पास नहीं हो सकता है उसको हम लोग आप इंसुलेटर बोल सकते हैं।
सेमीकंडक्टर जिसमें दोनों बिहेवियर होता है, लगभग इंसुलेटर का भी और कंडक्टर का भी, लाइक सिलिकॉन, सिलिकॉन ये प्योर सेमीकंडक्टर है, लाइक जर्मेनियम, जर्मेनियम। तो कुछ एग्जांपल आप याद रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि एक कंडक्टर का एग्जांपल कौन सा है, फिर इंसुलेटर कौन सा है, सेमीकंडक्टर कौन सा है। तो सेमीकंडक्टर में क्या है, ये आपका डुअल बिहेवियर है, कुछ इंसुलेटर का भी बिहेवियर है और कंडक्टर का भी। दैट मीन्स इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के स्टेज को सेमीकंडक्टर हम बोल सकते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे बच्चों कि चार्ज के फ्लो करने के रेट को हम करंट कहते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम विद्युत धारा भी कह सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, Q बाई टी। और Q जिसको हम चार्ज को कूलम से डिनोट करते हैं, दिस इज कूलम इसका यूनिट है, एंड दिस इज पर सेकेंड, और इसी को हम एम्पेयर भी बोलते हैं, दिस इज एम्पेयर। करंट का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q बाई टी। सो Q इज इक्वल टू व्हाट, I T, दैट मीन्स एम्पेयर सेकेंड। इसके यूनिट को क्या लिखेंगे, एम्पेयर सेकेंड, और कूलम या कूलम भी लिख सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग पोटेंशियल किसको कहते हैं। पोटेंशियल जिसको हम हिंदी में विभव भी कहते हैं, दिस इज पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाय V। आप जब बैटरी को खरीदते हैं तो मान लिया ये कोई आपका पेंसिल बैटरी है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि वो कितने वोल्ट का है, लाइक 1.5 वोल्ट, ये आपके पास वोल्ट है। दैट मीन्स दिस इज द कॉज, यही वो कारण है जिससे करंट फ्लो करता है। यही पोटेंशियल अगर जीरो हो जाए, इफ V इज जीरो, दैट मीन्स नो करंट, कोई करंट पास नहीं होगा। अब ये टर्म को समझते हैं कि पोटेंशियल है क्या। पोटेंशियल दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल को डिफाइन हम करेंगे कि दिए गए पॉइंट से इंफिनिटी तक किसी चार्ज को ले जाने या इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दिस इज W, एंड W बाई Q इज हियर वोल्ट। तो हम यहां पर इसका यूनिट लिख सकते हैं, V के लिए क्या लिखेंगे, W का यूनिट क्या लिखेंगे, वर्क का जूल, दिस इज जूल, एंड दिस इज पर, चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, कूलम। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल, या फिर इसको हम डायरेक्ट वोल्ट भी लिखते हैं, ये वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो बात करते हैं ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम लोग समझते हैं, दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लिया ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसपे हम y एक्सिस को वोल्टेज V से डिनोट करते हैं और x एक्सिस को हम I यानी करंट को डिनोट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दैट मीन्स इफ V इज इंक्रीजिंग, I इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो V बढ़ रहा है तो I भी आपका बढ़ रहा है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं, यही कांस्टेंट लगाते हैं R, और R क्या है आपका, रेसिस्टेंस। ये है आपका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जिसका यूनिट क्या लिखते हैं, ओम। ये क्या है आपका, करंट, दिस इज करंट जिसका यूनिट क्या लिखते हैं, एम्पेयर। और ये क्या है आपका, वोल्ट, जिसका यूनिट हम V से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर। आपसे पूछ सकता है V और I के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा है, लेकिन इसी में कई बार क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है और आपसे पूछ सकता है V और 1/I के बीच का ग्राफ बनाइए। तो 1/I के बीच जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ हो गया, यानी I बढ़ेगा तो यहां पर 1/V है तो V घटेगा। तो ये दोनों ग्राफ को याद रखेंगे कि अगर ये रेसिप्रोकल में दिया रहे तो ये ग्राफ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और ये कुछ कर्व की तरह से जाएगा,
लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी आपका आई जीरो नहीं होगा कभी। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म समझते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस और इसका यूनिट जो है वो है ओम। इसका सिंबल है, इस ओम को हम इस तरह से इस लेटर से डिनोट करते हैं। और इसको सर्किट में हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये आपका रेसिस्टेंस का सिंबल है और दिस इज R1। मान लिया ये इसका रेसिस्टेंस है। मान लिया कोई एक सिंपल सर्किट लेते हैं। इस सर्किट में ये आपका रेसिस्टेंस है और यहां हम एक बैटरी लगा देते हैं। दिस इज सेल। ये आपके पास सेल है। ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ये आपका एक सर्किट हो गया। मान लिया यहाँ कोई बल्ब है, तो ये बल्ब को डिनोट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज ईएमएफ, पोटेंशियल, वोल्टेज, और ये क्या है, रेसिस्टेंस। और ये एक सर्किट हो गया। अब ये सर्किट क्लोज है। क्लोज है का मतलब है ओपन है। ये क्लोज है का मतलब हो गया ये आपके पास क्या है, सर्किट कंप्लीट हो गया। जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। अब जब सर्किट ओपन है, मतलब कि कुछ इस तरह से ऐसे, ये सर्किट क्लोज नहीं है, कुछ इस तरह से, तब ये बल्ब क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम यहां पर कुछ इस तरह से ऐसे डिनोट करते हैं। ये आपका स्विच है, ये ओपन स्विच, दिस इज ओपन स्विच। जब ओपन स्विच होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यही जब क्लोज होगा तो क्लोज कुछ इस तरह से स्विच होगा। ये क्लोज हो गया, ये आपका क्लोज हो गया, तो दिस इज क्लोज्ड स्विच। तो ओपन स्विच में बल्ब कुछ इस तरह से होगा, लेकिन जब ये क्लोज होगा तो सर्किट कंप्लीट, तो ये बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा। तो किसी सर्किट में हम रेसिस्टेंस को कुछ इस सिंबल से डिनोट करते हैं और जिसका यूनिट क्या है, ओम है, और इसको हम इस ओम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसी सर्किट में रेसिस्टेंस एक से ज्यादा हो सकता है। मान लिया हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, ये कुछ है, किसी भी ये का आपका किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का ये सर्किट है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, देखिए इसमें ये जो लाइन लाइन बना हुआ है, दिस इज योर रेसिस्टर, यही रेसिस्टर है। हायर क्लासेस में आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे ये जो लाइन बना हुआ है उसका क्या मतलब है और उस कलर कोडिंग के पीछे क्या रीजन है। तो देखिए कि इस सर्किट में ये जो एक नेटवर्क है, इसमें एक से ज्यादा रेसिस्टर आपका लगा हुआ है, और यहां भी देखिए एक तरह का एक ये भी रेसिस्टर है, ये भी रेसिस्टर है। तो रेसिस्टर करता क्या है, तो रेसिस्टर किसी सर्किट में करंट के फ्लो को रोकता है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस opposes the current, it opposes the, ये करंट के फ्लो को रोकता है। कई बार हमको करंट को रोकना पड़ता है, करंट के अमाउंट को थोड़ा कम करना पड़ता है, वो काम आपका रेसिस्टेंस करता है। और रेसिस्टेंस जो होता है वो आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो होने देता है, बाकी को वो रोक देता है। तो किसी सर्किट में हम देखेंगे कि कई तरीका है रेसिस्टेंस को अरेंज करने का। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि सीरीज और पैरेलल में कैसे किसी रेसिस्टर को कंबाइन करते हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं बच्चों रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो देखिए ये रेसिस्टर, अगर रेसिस्टर कुछ इस तरह से है, दिस इज एक के बाद दूसरा अटैच्ड है, बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है, सब का सब जो है एक लाइन में अटैच्ड है, दिस इज R1, R2, R3, R4। इस तरह से लीनियर अरेंजमेंट अगर आपको किसी सर्किट में रेसिस्टेंस का दिख रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये रेसिस्टर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर इस तरह से ना होकर कुछ इस तरह से हो आपका कॉम्बिनेशन, ये ऐसे, लेट दिस इज
R1 R2 R3, ये मान लिया R3 है, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन दिख रहा हो तो इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या इन चारों के बदले कोई एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और इन तीनों के बदले अगर पैरेलल में हो तो क्या उसके बदले हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख सकते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, इसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो याद रखेंगे यहां पर कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो आपको दो बात याद रखना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम, यहां पर भी करंट उतना ही होगा, यहां भी उतना ही, यहां भी, दैट मीन्स करंट विल बी सेम, करंट क्या होगा, सेम होगा। ये याद रखना है, कभी भूलना नहीं है इस बात को। सेकेंड वन, अगर आपके पास करंट सेम है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंट होगा। यहां पोटेंशियल क्या लिखेंगे, V1, यहां पोटेंशियल V2, यहां पोटेंशियल V3, यहां पोटेंशियल V4, और करंट यहां I, यहां भी I, यहां भी I, और यहां भी I लिखेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट होगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी विभव, और करंट यानी धारा, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, ये आपका डिफरेंट होगा। तो यहां ध्यान देंगे हम लोग कि जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो नेट पोटेंशियल जो होगा सम ऑफ V1 V2 V3 V4 होगा, यानी V नेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, हम लोग लिख सकते हैं। और V इक्वल्स टू, अभी हम लोग देखें क्या था, V इज इक्वल टू IR, तो हम V नेट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, IR इक्विवेलेंट, क्योंकि करंट तो सेम होगा। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, V1 के लिए यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो IR1, यहां पर क्या लिखेंगे, IR2, यहां क्या लिखेंगे, IR3, और यहां क्या लिखेंगे, IR4। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ गया। अब इन सब में हम I को कॉमन ले सकते हैं, I कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 R3 R4, और यहां पर IR इक्विवेलेंट। तो देखिए बच्चों, इसको हम I को कॉमन लेने के बाद कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर जब ये कैंसिल हो गया तो आपका ये सिंप्लीफाइड रिजल्ट हो गया, और वो है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये हो गया फॉर्मूला, जब आपका रेसिस्टर सीरीज में हो तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो जब सीरीज में हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सम कर देंगे। मान लिया ये 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम, 4 ओम, तो हम सबको ऐड कर देंगे, तो ये आपका इन चारों के बदले एक रेसिस्टेंस लिख सकते हैं जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। ये फॉर्मूला हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफी इंपॉर्टेंट यानी जरूरत पड़े इसका, इसलिए इस डेरिवेशन को भी याद रखिए और इस फॉर्मूला को भी याद रखिए। अब देखते हैं जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तब क्या करेंगे। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां से मान लिया करंट I जा रहा है, और इस सर्किट में तीनों में करंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहां करंट हो गया आपका I1, यहां करंट हो गया I2, और यहां करंट क्या है, I3। तो आपके पास करंट डिफरेंट है। तो याद रखेंगे यहां भी दो पॉइंट, वो ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट विल बी डिफरेंट, करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, करंट विल बी डिफरेंट, एंड पोटेंशियल विल बी सेम। यहां पोटेंशियल V होगा, यहां भी पोटेंशियल V, यहां भी पोटेंशियल V। तो ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल यानी विभव विल बी सेम, ये पोटेंशियल आपका क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि जो I है यही करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है I1 I2 I3 में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहां से हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, V इक्वल्स IR। तो हम I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V बाई R। तो अब आपके पास क्या है, इस I करंट के लिए क्या लिखेंगे, V, पोटेंशियल तो सेम है, V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 के लिए क्या लिखेंगे,
V बाई R1, I2 के लिए क्या लिखेंगे V बाई R2, और इसके लिए क्या लिखेंगे V बाई R3। अब हम क्या करते हैं, V को कॉमन ले लेते हैं। तो V को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये V कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फॉर्मूला डिराइव होगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपके पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जब रेसिस्टर पैरेलल में हो तो उसका फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसमें हम V को कॉमन ले लीजिए और कैंसिल कर दीजिए। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो दिस इज हियर अ नेटवर्क, मान लिया ये कुछ इस तरह से नेटवर्क दिया हुआ है इन द शेप ऑफ ट्रायंगल। मान लिया ये एक ट्रायंगल के शेप में दिया हुआ है। दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ohm, and here this is A and this is B, and here question, find equivalent resistance, equivalent resistance बताइए between A and B। तो A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या करना है, बताना है यहां पर। तो यहां हम देखते हैं कि इस नेटवर्क में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। इस A और B के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो यहां देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B को हम टच नहीं करेंगे, अभी आखिरी में A और B के पास पहुंचेंगे। हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि किसके अलोंग निकालना है हमको। A और B यहां पर दिया हुआ है तो इसको अभी हम टच नहीं करेंगे और इस पे हम आखिरी में पहुंचेंगे। तो यहां देखेंगे कि सीरीज में कौन है, तो सीरीज का मतलब हो गया, देखिए कि कंसेक्यूटिव लगातार हो अगर तो ये सीरीज है। और ब्रांचिंग जहां दिख गया आपको, ऐसे ब्रांचिंग यहां पर दिख गया और ये मान लिया एक रेसिस्टर और ये दूसरा रेसिस्टर, तो यहां देखिए ये ब्रांचिंग हो गया, दिस इज ब्रांचिंग। तो ये जंक्शन पॉइंट कहलाता है, दिस इज जंक्शन। तो जंक्शन पे एक से ज्यादा रेसिस्टर अटैच्ड होता है। यहां देखिए कोई जंक्शन नहीं है, ये जो है कुछ इस तरह से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक लीनियर। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को, इन दोनों रेसिस्टर को हम डायरेक्ट एक रेसिस्टेंस बना सकते हैं। तो इस रेसिस्टर को हम एक रेसिस्टेंस बना रहे हैं, तो आपके पास ये डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये केवल समझाने के लिए हमने दिया है कि ये सीरीज है आपका, दिस इज सीरीज, एंड यहां जो है आपका क्या है, दिस इज पैरेलल, ये आपका पैरेलल है। तो इन दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस ये हो गया, एंड हियर दिस इज अनदर, एंड दिस इज हियर अनदर रेसिस्टेंस, और ये आपके पास कुछ इस तरह से हो गया। इन दोनों के बदले हमने ये बना दिया, ये इन दोनों के बदले है, और ये तो जो पहले था 1 ओम वही रह गया, एंड दिस इज 1 ओम, और ये भी क्या है 1 ओम, और ये जिसके अलोंग निकालना है दिस इज A एंड B। तो ए बी को हम यहां लिख दिए जिसके अलोंग निकालना है। तो 1 ओम 1 ओम ये सीरीज में है, तो जब सीरीज में होता है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 1, दैट मीन्स दिस इज 2 ओम। तो इसके बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज 2 ओम रेसिस्टेंस और ये 1 ओम। तो अब देखिए 2 ओम और 1 ओम ये आपका पैरेलल हो गया। तो 2 ओम 1 ओम के बदले हम यहाँ लिखते हैं फिर से, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये आपके पास 1 बाई R1 कितना है, R1 देखिए 2 ओम हम ले लेते हैं, दिस इज 2, और ये R2 कितना है 1, तो 1 बाई 1। अब इसका एलसीएम लिख दिया, दिस इज 2, और यहां लिखेंगे दिस इज 1 और ये 2, दैट मीन्स 3 बाई 2। तो हम यहां लिखे 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 बाई 2। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R इक्विवेलेंट या इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया R इक्विवेलेंट 2 बाई 3। तो अब फिर से नेटवर्क बनाएंगे, तो अब आपका कुछ नेटवर्क ऐसे दिखेगा, ये कुछ इस तरह से, इन दोनों के बदले ये आ गया, और ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया 2 बाई 3, ये आ गया 2 बाई 3 ओम, एंड दिस इज 1 ओम एंड 1 ओम।
और ए बी के अलोंग आपको निकालना है, ए और बी के अलोंग। अब देखिए ये तीनों का तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में हो गया, क्योंकि ए और बी के बीच में अब कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्रांचिंग नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 हम कितना ले रहे हैं 1 ओम, R2 कितना हो गया 2/3 और R3 कितना हो गया 1। अब फिर से एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास 3, ये हो गया 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये आपके 3 3 6 और 6 प्लस ये दिस इज 8/3 ओम। तो आपका जो आंसर आया इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो है 8/3 ओम एंड दिस इज योर आंसर। तो यहां जगह कम होने के कारण हमने यहां लिखा है, आप आंसर को इसी के बगल में लिखेंगे और यही हो गया आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ध्यान रखना है कि इसमें पहचानेंगे कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल है। ये दोनों देखिए आपका सीरीज में है, इसके बदले हमने इसको बना दिया। अब इन दोनों को हमने पैरेलल बना दिया, पैरेलल से ये बन गया और उसके बाद ये फाइनली सीरीज, और सीरीज से आपका ये फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग देखते हैं करंट के रास्ते में अगर कोई रेसिस्टर आता है तो क्या होता है। दैट मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहां हम लोग देखने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो ये मान लिया हमारे पास कोई सर्किट है और इस सर्किट में ये आपका रेसिस्टर है एंड दिस इज हियर अ सेल एंड दिस इज हियर अ बल्ब। ये मान लिया कोई बल्ब है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो हम लोग यहां पर देख चुके हैं कि जब करंट फ्लो करता है तो रेसिस्टर उसको क्या करता है, रोकता है। जब रेसिस्टर उसको रोकेगा तो ये जो करंट है उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हीट में कन्वर्ट हो जाता है और इसी हीट को यूज करके आप घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देखते होंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। जैसे आयरन, ये आपका आयरन हो गया, जैसे आपका हीटर हो गया, जैसे हो गया माइक्रो ओवन हो गया। तो ये सब जो डिवाइसेस है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ये सब हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना हीट डेवलप होगा। तो हीट जो डेवलप हो रहा है वो ड्यू टू वर्क डन हो रहा है। यहां पर हम लोग देखेंगे हीट डेवलप्ड हीट इज ड्यू टू वर्क डन। ये वर्क डन के चलते हीट डेवलप हो रहा है और इस हीट को हम क्या लिख रहे हैं, हीट। तो हीट को हम लिख सकते हैं W। हीट एक एनर्जी है और ये एनर्जी क्यों हो रहा है, वर्क डन के चलते। तो ये वर्क डन क्या हो रहा है, एंड वर्क डन इज इक्वल टू हियर Q इंटू V। Q क्या है, चार्ज है, दिस इज चार्ज, एंड V इज पोटेंशियल। ये आपका क्या है, पोटेंशियल। तो हम यहां पर देख रहे हैं चार्ज इज इक्वल टू, हम लोग देख सकते हैं दिस इज IT। ये पहले हम लोग देख चुके हैं, इससे पहले हम लोग, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से IR। तो हम यहां देख रहे हैं I मिलकर ये क्या हो गया, I स्क्वायर, एंड दिस इज RT। तो यही हो गया हीट डेवलप्ड इन योर सर्किट ड्यू टू रेसिस्टर। तो रेसिस्टर के कारण जो हीट डेवलप होगा वो यही है और यही वर्क डन हो जाता है। अब हम यहां पर देखेंगे कि पावर कितना डेवलप होगा। हीटिंग इफेक्ट में हमने देखा कि हीट डेवलप जो होगा वो आपके पास है, दिस इज I स्क्वायर RT। I इज करंट, R इज रेसिस्टेंस एंड T इज टाइम। एंड हियर यही हीट जो है आपका वर्क डन है। तो हम यहां पर पावर के लिए लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू W/T। दैट मीन्स I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई T कैंसिल, दिस इज I स्क्वायर R। मतलब I और R के टर्म्स में अगर पावर आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज पावर, दिस इज I स्क्वायर R। हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं R से,
आर से जब मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, दिस इज आर स्क्वायर, दैट मीन्स आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर। आई आर इज वी, ओम्स लॉ से, तो इसको हम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज वी स्क्वायर बाई आर। यानी पोटेंशियल और रेसिस्टेंस दिया हो तो आप पावर को इस तरह से लिख सकते हैं, और पावर का यूनिट जो है वो क्या है, वाट है। यहां हम देखेंगे कि जो हीट डेवलप्ड होगा उसको हम जूल के टर्म्स में निकालेंगे, दिस इज इन टर्म्स ऑफ जूल, और पावर को हम वाट के टर्म्स में लिखेंगे, और जो हमारे हाउस होल्ड पावर को यूज करते हैं वो हमारा किलो वाट आवर के टर्म्स में होता है, दिस इज किलो वाट आवर। तो इसको हम सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 लिख सकते हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एंड किलो मीन्स 1000। तो ये आपका इस तरह का न्यूमेरिकल अगर रहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हीट के लिए फॉर्मूला हो गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। कई बार एग्जाम में आपको सर्किट के कंपोनेंट को भी इंडिविजुअली ड्रॉ करने के लिए दे दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लिया आपको दे दिया जाए रेसिस्टर, तो रेसिस्टर को ड्रॉ कीजिए, तो ये आपके पास रेसिस्टर, जिसको प्रतिरोध भी कहते हैं, दिस इज रेसिस्टर। ये आपके पास हो गया बैटरी, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज सेल, एंड ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अगर सेल इस तरह से ये अटैच्ड हो तो दिस इज बैटरी। ये आपके पास है अमीटर, जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, दिस इज अमीटर, और ये करंट को मेजर करते हैं हम इससे, दिस इज वोल्ट मीटर। ये आपके पास है वोल्ट मीटर। ये आपके पास है रियोस्टैट, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल हो गया, वेरिएबल रेसिस्टेंस, या इसको रियोस्टैट भी बोलते हैं। और यहां पर ये आपके पास सिंबल है, दिस इज बल्ब, ये बल्ब का सिंबल है। कुछ और भी सिंबल है जिसको हम लोग इस फिगर में दिखा रहे हैं। आज के इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप दिए गए कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप दिए गए नंबर पे अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं।